Hello, GW soldiers. Welcome to another lecture of engineering mechanics in Abhyas batch for GATE 2023. And आज के लेक्चर में we are going to solve problems of kinetics of particles, D'Alembert's methods, work energy method, impulse momentum method. इन सारे मेथड्स को यूज करके हम बहुत सारे काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल्स के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं. सो आर यू गाइज रेडी? आर यू गाइज प्रिपेयर्ड? कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आप सबका. उम्मीद है कि आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी. उम्मीद है कि अभी तक जितने भी लेक्चर्स हुए हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अभ्यास बैच में, उन सब के क्वेश्चंस आपसे अच्छी तरह से बन रहे हैं. आपको सारे सवाल अब समझ में आ रहे हैं. बेटा, ये जो अभ्यास बैच हम लोगों ने स्टार्ट किया, ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग बैच हम लोगों ने स्टार्ट किया है, कीपिंग इन माइंड फॉर गेट 2023 एस्पिरेंट्स. मतलब कि हम ये चाहते हैं कि गेट 2023 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो जो क्रैश कोर्स चल रहा है उसमें आपके थ्योरी, उसके आपके कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर हो ही, साथ में अभ्यास बैच के क्वेश्चंस आपको बहुत सारे प्रैक्टिस करने को मिले. एमसीक्यू, एनएटी, एमएसक्यू, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस. और ये सारे क्वेश्चंस ना एकदम गेट पैटर्न पे हैं. मतलब हम लोगों ने ऐसे ही क्वेश्चंस निकाले हैं जो गेट में आ सकते हैं. बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चंस आपको पता है गेट में नहीं आते. ऐसे क्वेश्चंस जिसमें कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करनी हो, ऐसे एग्जाम में नहीं आते. एग्जाम में आते हैं एनएटी, एमसीक्यू, एमएसक्यू क्वेश्चंस. और वैसे ही क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करने के लिए आपको लेकर आ रहे हैं. ओके, तो आज की क्लास में फटाफट से रिवीजन करेंगे. पहले तो काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल्स का, और उसके बाद प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. एमसीक्यू, एमएसक्यू, एनएटीज. चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा. सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मोशन देखा था, ट्रांसलेशन, रोटेशन, जनरल मोशन, जिसमें मैंने आपको बताया था ट्रांसलेशन मोशन में हर पार्टिकल का पाथ जो है वो आइडेंटिकल होता है. हर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सेम होता है. और यहां शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी से मोशन का कोई रिलेशन नहीं होता. तो इसीलिए आप इसको पार्टिकल की तरह कंसिडर कर सकते हो बॉडी को. तो जब मैं बोलता हूं काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल, तो बेसिकली हम ट्रांसलेशन मोशन की बात कर रहे हैं. हम ऐसे बॉडीज की स्टडी कर रहे हैं जिसमें ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है, 1D या 2D. मोस्टली आपको 1D ट्रांसलेशन के ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं. गेट में 2D ट्रांसलेशन पे आज तक सिर्फ एक सिंपल सा क्वेश्चन आया था, बाकी पूरे 1D ट्रांसलेशन के ऊपर ही आते हैं. ओके, और जब हम बोलेंगे काइनेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज, मतलब हम वहां रोटेशन और जनरल मोशन की स्टडी करेंगे, क्योंकि यहां शेप एंड साइज मोशन से रिलेटेड होते हैं. ठीक है. अब बेटा, बेसिकली काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल्स में होता क्या है? जब हम काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं तो वहां मोशन वेरिएबल्स को हम इंडिपेंडेंटली स्टडी करते हैं, इंडिपेंडेंटली कैलकुलेट करते हैं. वहां हमें फोर्सेस की जरूरत नहीं पड़ती. जैसे एक एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैं एक स्टोन को ड्रॉप कर रहा हूं ऊपर से नीचे, और मैं चाहता हूं ये कैलकुलेट करना कि जब ये नीचे टकरा रहा होगा इसकी वेलोसिटी कितनी होगी. यहां मुझे उस स्टोन पे लगने वाले फोर्स से कोई लेना देना नहीं है. मुझे सिर्फ इक्वेशन ऑफ मोशन बनाना है और वहां से मुझे मिल जाएगा व्हाट विल बी द वेलोसिटी बिफोर इंपैक्ट. बट कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें आप मोशन वेरिएबल्स को इंडिपेंडेंटली स्टडी नहीं कर सकते. ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इक्वेशंस ऑफ मोशंस तो चाहिए ही. v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s. ऐसे इक्वेशन ऑफ मोशंस तो चाहिए. साथ में चाहिए रिलेशन बिटवीन मोशन वेरिएबल्स एंड फोर्सेस. उस बॉडी पे लग रहे फोर्सेस और मोशन वेरिएबल्स के बीच का एक रिलेशन चाहिए. इस रिलेशन को भी यूज करना पड़ता है, तब जाके आप मोशन वेरिएबल्स कैलकुलेट कर पाओगे, या फिर कोई अननोन फोर्स होगा तो वो कैलकुलेट कर पाओगे. किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं आगे हम करने ही वाले हैं. अब ऐसे इक्वेशंस, यानी कि फोर्स और मोशन वेरिएबल के बीच में इक्वेशन बनाने के लिए हमारे पास तीन मेथड्स होते हैं: डीएलेम्बर्ट्स मेथड, वर्क एनर्जी मेथड, इंपल्स मोमेंटम मेथड. तीनों मेथड लगभग एक ही हैं. अगर आप देखोगे ना, तीनों का मैथमेटिकल इक्वेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है. तीनों आपको एक ही टाइप का इक्वेशन देते हैं. आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या तो ये लगाते हो, या तो ये लगाते हो, या तो ये. इन तीनों में से कोई भी दो या तीन एक साथ यूज करके फायदा नहीं होता. ठीक है, ये एक ही इक्वेशन के अलग अलग रूप हैं, आप ये बोल सकते हो. तो जल्दी से देखते हैं डीएलेम्बर्ट, वर्क एनर्जी एंड इंपल्स मोमेंटम की इक्वेशन क्या होती है, और उसके बाद काम पे लगेंगे.
तो मान लीजिए एक बॉडी पे अलग अलग डायरेक्शन में फोर्सेस लग रहे हैं और अभी ये बॉडी ना वन डायमेंशनल रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है। वन डायमेंशनल रेक्टिलिनियर मोशन मतलब कि एक डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट है, एक वेलोसिटी का कंपोनेंट है, एक एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है एट एनी इंस्टेंट। कर्वीलिनियर में दो दो कंपोनेंट मिलते हैं, एक्स और वाई, यहां एक ही कंपोनेंट है। एंड लेट्स से ये जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं ना, इन सबको अगर मैं मोशन की डायरेक्शन में रिजॉल्व करूं तो नेट फोर्स मुझे मिल रहा है समेशन ऑफ एफ। व्हाट इज नेट फोर्स समेशन ऑफ एफ? इट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, यूजुअली या तो एक्स में हो रहा होता है या तो वाई में हो रहा होता है, तो जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उस डायरेक्शन का नेट फोर्स क्या है? समेशन ऑफ एफ। तो डीएलएम्बर्ट्स मेथड बोलता है दिस नेट फोर्स इज इक्वल टू एमए। तो यहां से हमको नेट फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में एक इक्वेशन मिल रही है। मैंने बोला था ना, फोर्स और मोशन वेरिएबल के बीच में इक्वेशन मिलती है, तो यहां फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में इक्वेशन मिल रहा है। वर्क एनर्जी बोलता है वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो नेट फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो यहां हमें फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन मिल रहा है। इंपल्स मोमेंटम बोलता है द नेट इंपल्स ऑन द बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो यहां हमें फोर्स, टाइम और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन मिल रहा है। तो तीनों में से कोई भी इक्वेशन आप यूज कर सकते हो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एग्जाम में जो प्रॉब्लम आएंगे उसमें ऐसा लिखा तो होगा नहीं कि आपको यही मेथड यूज करना है। तो आपको कैसे पता चलेगा? बेटा आपको जो कन्वीनियंट लग रहा है ना, जैसे कुछ प्रॉब्लम्स में डीएलएम्बर्ट बहुत कन्वीनियंट होता है, कुछ में वर्क एनर्जी बहुत इजी होता है, कुछ में इंपल्स मोमेंटम। आगे देखेंगे ऐसे सवाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सवालों का सिलसिला। आई होप आप सब लोग एकदम रेडी है, तैयार हैं। ये तीनों इक्वेशन एकदम से वापस से याद कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेटा प्रॉब्लम्स का सिलसिला। तो बेटा पहला प्रॉब्लम ये रहा आपके सामने, और स्टार्ट ही हम लोग एमएसक्यू क्वेश्चन से करेंगे। हमारे फेवरेट क्वेश्चन एमएसक्यू क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए, द 50 kg crate is projected along the floor, मतलब ये x डायरेक्शन में मूव कर रहा है with an initial speed of 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, the coefficient of friction is 0.4 and g is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Which one or more of the following statements is or are correct? पहला स्टेटमेंट बोल रहा है एक्सेलरेशन ऑफ द क्रेट इज कांस्टेंट। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है टाइम रिक्वायर्ड फॉर द क्रेट टू कम टू रेस्ट इज 2 सेकेंड्स। तीसरा बोल रहा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द क्रेट बिफोर कमिंग टू रेस्ट इज 8 मीटर। चौथा बोल रहा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 10 मीटर। इतना तो तय है कि सी और डी में से कोई एक ही सही होगा, लेकिन ए और बी ये सही है गलत है। चलिए चेक करते हैं एक एक करके चारों स्टेटमेंट को। अब यहां देखो, आपको सबसे पहले तो एक्सेलरेशन बोल रहा है यार, तो जाहिर सी बात है यहां मैं डीएलएम्बर्ट्स मेथड लगाऊंगा अगर एक्सेलरेशन की बात हो रही है। बाद में भले आपको डिस्टेंस ये वो भी पूछा है, लेकिन उसके लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। तो पहले तो हम लोग डीएलएम्बर्ट लगा लेते हैं। उसके लिए पहले आप फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए। सबसे पहले आप कोई भी मेथड यूज कर रहे हो, आपको सबसे पहले तो समेशन ऑफ एफ निकालना पड़ता है ना। तो आप सारे फोर्सेस अप्लाई करके फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए। तो क्या क्या फोर्स लगेगा इसके ऊपर? एक तो इसके ऊपर वेट लगेगा, है ना। उसके बाद यहां नीचे से नॉर्मल रिएक्शन आ रहा होगा, है कि नहीं। अब ये एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, इसका मोशन जो है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मान लेते हैं। अभी आप ये मत बोलना कि सर पता कैसे चलेगा कि लेफ्ट राइट, फर्क नहीं पड़ता भाई, कोई भी एक डायरेक्शन ले लो। तो बेटा मान लेते हैं ये राइट साइड जा रहा है,
तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स ऑब्वियसली उल्टा लग रहा होगा, लेफ्ट साइड लग रहा होगा, है ना। तो बेटा इस पे 500 न्यूटन का वेट आ रहा है, नॉर्मल फोर्स n है। अब फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, चूंकि ये मूव कर रहा है तो काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, 0.4, तो ये हो जाएगा 0.4 टाइम्स ऑफ n। तो नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन कितना हुआ, उसके लिए मेरे को पहले तो n चाहिए ना। अब बेटा ध्यान देना, ये x में मूव कर रहा है, y में ये मूव नहीं कर रहा, y में ये मूव नहीं कर रहा, मतलब y में नेट फोर्स अभी भी जीरो है। x में जीरो नहीं है बट y में तो जीरो है ना। तो यहां से मुझे n की वैल्यू तो मिल जाएगी 500, है ना। और अगर n 500 है बेटा, तो नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन आपको मिल जाएगा, x डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन कितना आएगा, -0.4n, यानी कि 0.4 इंटू 500 -200। माइनस फोर्स का मतलब, इसका मतलब यह है कि ये जो फोर्स है इसके मोशन को अपोज कर रहा है, इसको रोक रहा है कि नहीं। फ्रिक्शन फोर्स है ऑब्वियसली, तो रोकेगा ही। अब पहला क्वेश्चन बोल रहा है एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। अब बेटा डीएलेम्बर्ट्स मेथड अगर हम लगाएं, समेशन ऑफ एफ विल बी इक्वल टू एम ए, यानी कि -200 इक्वल्स टू 50 ए, तो ए आ रहा है -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब पहली चीज तो नेगेटिव होने का मतलब डिसेलरेशन हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, रोक रहा है ये इसको। और दूसरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा ना। यहां टाइम आ रहा है क्या, फंक्शन का फंक्शन ऑफ टाइम आ रहा है क्या, एक्सेलरेशन नहीं, तो ये कांस्टेंट है। तो पहला स्टेटमेंट तो एकदम ट्रू है बेटा, पहला स्टेटमेंट तो एकदम ट्रू है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। दूसरा बोल रहा है टाइम रिक्वायर्ड फॉर द क्रेट टू कम टू रेस्ट इज 2 सेकेंड। अब बेटा हमें टाइम पूछ रहा है रेस्ट पे आने से पहले का, हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया है, अब हमें कोई और वर्क एनर्जी इंपल्स मोमेंटम लगाने की जरूरत नहीं है। अब आप इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हो, एक्सेलरेशन निकल गया ना। अब इक्वेशन ऑफ, अब देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो मैं कौन सी इक्वेशन यूज कर सकता हूं, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s, ये यूज कर सकता हूं। ये इक्वेशन तभी वैलिड होती है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। तो बेटा आपको सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है टाइम रिक्वायर्ड फॉर क्रेट टू कम टू रेस्ट, मतलब कि फाइनल वेलोसिटी जब जीरो हो जाएगी तो टाइम कितना होगा। तो मेरे भाई v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड है और एक्सेलरेशन हम निकाल चुके हैं 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहां से टाइम आ जाएगा 2 सेकेंड। यस, मतलब कि 2 सेकेंड के बाद ये रेस्ट पे आएगा, और ये सही बोल रहा है एकदम, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द क्रेट टू कम टू रेस्ट इज 2 सेकेंड। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिफोर कमिंग टू रेस्ट 8 मीटर है कि 10 मीटर है, चलिए चेक कर लेते हैं। तो हमें निकालना है कि जब इसकी वेलोसिटी जीरो होगी तब तक ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा, ठीक है। तो बेटा अगेन मैं ये वाली इक्वेशन यूज कर लेता हूं, हम चाहें तो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमें टाइम भी पता है जब ये रेस्ट पे आएगा। बट ये वाली इक्वेशन जो है ना ये ज्यादा आसान होगी। तो फाइनल वेलोसिटी तो जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी 8 है, एक्सेलरेशन जो है वो -4 है, तो यहां से s की वैल्यू 8 मीटर आ रही है क्या, देखो ये 8 हो जाएगा, 8 स्क्वायर बाय 8 मीटर आएगा। सो बेटा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिफोर कमिंग टू रेस्ट 10 मीटर नहीं होगा, 8 मीटर होगा। सो द आंसर्स आर ए, बी एंड सी। वेरी गुड। तो बेटा ये एमएसक्यू क्वेश्चन है, आप समझ सकते हो किस तरीके के एमएसक्यू क्वेश्चंस काइनेटिक्स से बन सकते हैं, है ना। चलिए तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ दिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनएटी, और यहां से हमें एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। 10 kg block is moving to the right at 5 meter per second when 200 Newton per meter spring is unstretched। मतलब कि इस इंस्टेंट पे जब ये 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से राइट की तरफ जा रहा है,
स्प्रिंग अनस्ट्रेच्ड है, स्प्रिंग में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। हॉरिजॉन्टल प्लेन इज फ्रिक्शनलेस, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। ब्लॉक विल ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ दिस मेनी मीटर्स बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अब देखो होगा क्या, जाहिर सी बात है जब आप इसको राइट साइड खींचना चालू करोगे, ये स्प्रिंग इसको रोकेगा ना, स्प्रिंग खिंचाएगा तो वो वापस इसको लेके आने की कोशिश करेगा, स्प्रिंग इसको रोकेगा। फ्रिक्शन तो नहीं है रोकने के लिए, बट स्प्रिंग जरूर रोकेगा। तो धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी कम होने लगेगी और एक पॉइंट पे जाके ये रुक जाएगा। तो यहां से लेके यहां तक का हमें डिस्टेंस पूछा है। अब डिस्टेंस की बात आती है तो आप लगा सकते हो वर्क एनर्जी मेथड, वर्क एनर्जी मेथड। तो वर्क एनर्जी मेथड अगर आप लगाओगे तो यहां आपको क्या मिलेगा बेटा, वर्क एनर्जी मेथड बोलता है समेशन ऑफ एफ इंटू एस इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। लेकिन यहां पे ना एक चीज ध्यान देना बेटा, यहां पे ये स्प्रिंग जो है इसको भी कंसिडर करना पड़ेगा, इसकी भी एनर्जी को आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहां आपको हाफ के एक्स स्क्वायर भी कंसिडर करना पड़ेगा। जब भी स्प्रिंग दिया हुआ है, सिस्टम का हिस्सा है स्प्रिंग, तो आपको स्प्रिंग की एनर्जी को भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो मैं यहां स्प्रिंग की एनर्जी ले लेता हूं हाफ के एक्स स्क्वायर। अब देखो इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा। अब यहां पे ध्यान देना, कई लोग क्या करते हैं मालूम है, स्प्रिंग और इसके बीच के फोर्स को कंसिडर करने की कोशिश करते हैं। ना बाबा ना, आपने स्प्रिंग और बॉक्स को एक सिंगल सिस्टम कंसिडर कर लिया है। तो यहां देखो एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, स्प्रिंग और ये एक दूसरे के ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगा रहे हैं, तो आपको यहां नेट फोर्स 0 मिलेगा। फ्रिक्शन होता तो फ्रिक्शन फोर्स लेते, लेकिन अभी नेट फोर्स क्या हो गया अपना, 0 हो गया। हाफ एम, एम की वैल्यू कितनी है, 10 किलो है। अब फाइनल वेलोसिटी तो 0 होगी ना, फाइनल वेलोसिटी तो 0 होगी। इनिशियल, अच्छा मैं यहां ना पहले आपको इक्वेशन ऐसे लिख के दिखा देता हूं। तो ये 0, हाफ एम, वी की वैल्यू 0 है। तो यहां से आपको कुछ ऐसा इक्वेशन मिलेगा क्या, हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर, है ना। अब हाफ हाफ कट गया, एम की वैल्यू 10 केजी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड है, के की वैल्यू है 200 न्यूटन पर मीटर, और x अपना डिस्टेंस है। तो यहां से x की वैल्यू मिल जाएगी 10 इंटू 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 200 रूट ओवर आंसर। तो मेरे को ये मिल रहा है 1.118 मीटर, है ना। 10 इंटू 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 200 और रूट ओवर द आंसर 1.118 मीटर। सो दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अब यहां आपको एक मजेदार बात बताता हूं। ये जो इक्वेशन आप देख रहे हो ये क्या है, व्हाट इज दिस, एनर्जी लॉस्ट बाय द ब्लॉक equals to energy gained by the spring. This is nothing but conservation of energy. This is nothing but conservation of energy. जितनी एनर्जी ब्लॉक लूज कर रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी लूज कर रहा है ना, उतनी एनर्जी स्प्रिंग गेन कर रहा है। बेटा देखो धीरे धीरे ब्लॉक रेस्ट पे आ रहा है और धीरे धीरे स्प्रिंग खिंचा रहा है, तो जितनी एनर्जी ये लूज कर रहा है उतनी एनर्जी ये स्टोर कर रहा है। तो इस प्रॉब्लम को आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी बना सकते हो, इक्वेशन वही मिलेगी, है ना, इक्वेशन वही मिलेगी, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तभी वैलिड है, तभी पॉसिबल है जब फ्रिक्शन नहीं होगा। अदरवाइज देखो अगर आपको यहां फ्रिक्शन फोर्स दिया होता तो यहां आपको समेशन ऑफ एफ में माइनस म्यू एन मिलता, उस केस में यहां एक माइनस म्यू एन भी आ जाता। मतलब कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तभी पॉसिबल है जब फ्रिक्शन फोर्स 0 है। क्लियर है। तो यह बात ध्यान रखना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप तभी लगा सकते हो किसी सवाल में जब फ्रिक्शन की वैल्यू 0 हो, है ना।
तो इस सवाल में एक महत्वपूर्ण चीज आपको पढ़ने को मिली कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज ओनली वैलिड व्हेन देयर इज नो फ्रिक्शन। चलो अब ये वाला सवाल बनाते हैं, बड़े मजेदार सवाल है। देखो ये जो सारे सवाल जो मैं बता रहा हूं ना, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। A block of mass 20 kg was initially stationary on an inclined plane, पहले स्टेशनरी था, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 है, बॉडी स्लाइड्स डाउन द प्लेन, अब बॉडी जो है वो नीचे गिरना चालू होती है, एंड अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये नीचे गिरते गिरते इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है शायद, और ये 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी इसकी आ गई। डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग द प्लेन इज, अब ये 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी गेन करने में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, अपने को ये बताना है, ठीक है। ये नीचे गिरते 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 इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। जब ये 10 मीटर पर सेकेंड पे पहुंच रहा है, तब इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। अब देखो वेलोसिटी और डिस्टेंस दोनों की बात हो रही है, वर्क एनर्जी लगा देते हैं, फायदे में रहेंगे, ठीक है। तो वर्क एनर्जी मेथड लगाने के लिए भी पहले आपको इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, नेट फोर्स निकालना पड़ेगा। अब देखिए ध्यान देना, जब भी आपको इंक्लाइंड बॉडी दी हो ना, इंक्लाइंड सरफेस पे बॉडी दी हो, हमेशा वेट को रिजॉल्व कर लेना चाहिए, हमेशा वेट को रिजॉल्व कर लो। वेट जो है वो ऐसा लगेगा ना वर्टिकल, उसको रिजॉल्व कर लो दो कंपोनेंट में। और ये बात भी याद रखना कि जब भी आप वेट को रिजॉल्व करते हो, तो जो सरफेस के पैरेलल कंपोनेंट आता है वो W sin थीटा होता है। W की वैल्यू कितनी है बेटा, G की वैल्यू 10 है, 20 के जी तो 200 ना, तो ये होगा 200 sin थीटा, ठीक है, और ये होगा 200 cos थीटा, ठीक है। ये याद कर लो, क्योंकि आप हर बार ये ना एंगल मेजर करके ये कॉस ये साइन ये नाचना आप हर बार नहीं कर सकते। तो ये याद रखो कि जैसे ही कोई बॉडी इंक्लाइन प्लेन पे रहेगी, तुरंत वेट को रिजॉल्व कर लेना है, इसको साइन कंपोनेंट ले लेना है, इसको कॉस कंपोनेंट ले लेना है। 200 साइन थीटा, 200 कॉस थीटा। अब नॉर्मल फोर्स जो है वो सरफेस के नॉर्मल लगेगा कुछ ऐसा, और चूंकि ये नीचे की तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो उल्टा आएगा कुछ ऐसा, है ना। तो ये हो गया n और ये हो गया म्यू n। म्यू की वैल्यू कितनी दी है 0.4, हम मान के चलेंगे कि काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ही दिया है ना। तो 0.4 इंटू n। अब देखो इसको मैं x ले लेता हूं, इसको मैं x ले लेता हूं और इसको मैं y ले लेता हूं। अब मेरा x और y हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नहीं रहा, ये मेरा x हो गया, ये मेरा y हो गया। अब बॉडी जो है वो x में ट्रैवल कर रही है, y में ट्रैवल थोड़ी कर रही है, तो समेशन ऑफ Fy तो अपना 0 ही है ना, इस डायरेक्शन में तो नेट फोर्स 0 ही होगा। तो n की वैल्यू हो जाएगी 200 cos 30। तो समेशन ऑफ Fx कितना आ जाएगा मेरे भाई, समेशन ऑफ Fx 0 नहीं होगा, इधर मूव कर रही है बॉडी, तो ये हो जाएगा 200 sin 30 माइनस 0.4 n, यानी माइनस 0.4 इंटू 200 cos 30। तो यहां से समेशन ऑफ Fx आ जाएगा, कितना आएगा 200 sin 30 माइनस 0.4 इंटू 200 cos 30, तो ये आ रहा है 30.71, ठीक है 30.71। अब लगा देते हैं वर्क एनर्जी की इक्वेशन। तो वर्क एनर्जी इक्वेशन क्या बोलता है, नेट वर्क यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 30.71 इंटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू हाफ इंटू m है 20, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है और फाइनल वेलोसिटी इसकी 10 दी हुई है। तो यहां से आपको डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मिल जाएगी बड़े आसानी से। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 30.71।
32.56 मीटर, यानी कि इतनी दूरी ये तय कर लेगा। जब तक इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड होगी तब तक ये इतना दूरी तय कर चुका होगा, 30.56 मीटर। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और एक नए सवाल पे चलते हैं। सो दिस इज अनदर क्वेश्चन, ये भी बहुत आता है एग्जाम में और ये भी हमारा फेवरेट एमएसक्यू क्वेश्चन है बेटा। तो चलिए सबसे पहले तो स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं सारे। एन इनएक्सटेंसिबल मासलेस स्ट्रिंग गोज ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली, two weights 80 Newton and 120 Newton are attached to the two ends of the string. Weights are released from rest and start moving due to gravity. जाहिर सी बात है भाई, एक तरफ 80 न्यूटन है एक तरफ 120 न्यूटन है, तो बैलेंस तो होगा नहीं, तो इस तरफ ये गिरना चालू हो जाएगा। Which one or more of the following statement is or are correct? पहला स्टेटमेंट बोल रहा है टेंशन ऑन बोथ साइड्स इज सेम। दूसरा बोल रहा है एक्सेलरेशन ऑफ 120 न्यूटन ब्लॉक विल बी ग्रेटर देन 80 न्यूटन ब्लॉक। तीसरा बोल रहा है मैक्सिमम टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 96 न्यूटन। चौथा बोल रहा है एक्सेलरेशन ऑफ 80 न्यूटन ब्लॉक इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए एक एक करके हम इन सारे स्टेटमेंट्स की तहकीकात करते हैं। अब सबसे पहला जो स्टेटमेंट है ना, पहले तो इसको हम जांच लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं। ये बोल रहा है टेंशन ऑन बोथ साइड्स इज सेम। क्या यहां दोनों तरफ टेंशन सेम होगा? स्टैटिक्स के क्वेश्चन में जब हमें फ्रिक्शनलेस पुली दी रहती थी, स्टैटिक्स के क्वेश्चन में, तब तो हम दोनों तरफ टेंशन सेम लेते थे। बट ये डायनेमिक्स का क्वेश्चन है, बॉडीज मूव कर रही हैं, तो क्या यहां टेंशन दोनों साइड सेम होगा? द आंसर इज यस। तो क्या ऐसा कोई केस है जब दोनों साइड टेंशन सेम नहीं होगा? हां है, जब रोप और पुली के बीच में फ्रिक्शन होगा। ऐसा क्वेश्चन भी आएगा, यही सेम क्वेश्चन अगर मैं फ्रिक्शन के साथ पूछ दूं ना, तो उस केस में टेंशन ऑन बोथ साइड्स विल बी डिफरेंट, और फिर यह बन जाता है काइनेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी का क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि उस केस में पुली भी घूमने लगती है। देखो अभी क्या हो रहा है, ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये दोनों ट्रांसलेशन मोशन कर रहे हैं। लेकिन अगर फ्रिक्शन रहेगा ना, तो वो फ्रिक्शन फोर्स पुली को रोटेट करने लगेगा, तो पुली में रोटेशन मोशन भी आ जाएगा। अब आपको पता है जैसी रोटेशन आएगा इट विल बिकम काइनेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। तो काइनेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज के सवाल जब हम सॉल्व करेंगे, यही सेम प्रॉब्लम कंसीडर करेंगे। उस केस में मैं आपको यहां फ्रिक्शन दे दूंगा। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो पुली मूव नहीं करेगा, पुली में कोई रोटेशन नहीं होगा, सिर्फ ये दोनों ट्रांसलेशन करेंगे। सो दिस इज काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल्स। तो बेटा पहले सवाल का जवाब तो हां है, यस, टेंशन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द स्ट्रिंग इज सेम। दूसरा सवाल यह है एक्सेलरेशन ऑफ 120 न्यूटन ब्लॉक विल बी ग्रेटर देन 80 न्यूटन ब्लॉक। क्या 120 न्यूटन का एक्सेलरेशन 80 न्यूटन से ज्यादा होगा? क्योंकि इसका भार ज्यादा है, तो क्या इसका एक्सेलरेशन इससे ज्यादा होगा? द आंसर इज नो। क्यों? अरे भाई जाहिर सी बात है, देखो ये दोनों इस स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं। अगर मैं इसको x से नीचे मूव करूंगा तो ये x से ऊपर जाएगा, मतलब जितना इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही इसमें इक्वल एंड ऑपोजिट डिस्प्लेसमेंट होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ये x अमाउंट से नीचे जा रहा है और ये y अमाउंट से ऊपर जा रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। दोनों में डिस्प्लेसमेंट सेम होना चाहिए क्योंकि दोनों जुड़े हुए हैं। तो बेटा इसका और इसका अगर डिस्प्लेसमेंट सेम है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी सेम होगा ना भाई। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज वेलोसिटी एंड वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज एक्सेलरेशन। तो अगर डिस्प्लेसमेंट सेम है तो वेलोसिटी भी सेम है, एक्सेलरेशन भी सेम है। तो ये एकदम गलत है। अब आप बोलोगे कि सर अगर फ्रिक्शन वाला क्वेश्चन हुआ तो तब भी सेम होगा। फ्रिक्शन वाला क्वेश्चन अगर होता या फ्रिक्शन दिया होता तब भी दोनों का डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन सेम होता, बस उसमें चेंज ये आ जाता कि उस केस में पुली भी घूमती और दोनों तरफ का टेंशन अलग अलग होता। ठीक है, अब तीसरा बोल रहा है मैक्सिमम टेंशन कितना है, चौथा बोल रहा है एक्सेलरेशन। तो टेंशन और एक्सेलरेशन निकालना है। उसके लिए आपको करना क्या है,
उसके लिए आपको इस 80 न्यूटन और 120 न्यूटन को अलग कर देना है। दोनों को अलग कर दो और दोनों का अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बना लो जल्दी से। तो बेटा 80 न्यूटन का फ्री बॉडी डायग्राम और 120 न्यूटन का फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। चलिए, अब 80 न्यूटन और 120 न्यूटन दोनों में फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं? वेट जो लग रहा है डाउनवर्ड और टेंशन जो लग रहा है अपवर्ड, है ना। दोनों में यही फोर्सेस लग रहा है, वेट जो लग रहा है डाउनवर्ड और टेंशन जो लग रहा है अपवर्ड। अब टेंशन तो दोनों साइड सेम है बेटा, टी और टी। वेट दोनों का अलग अलग है, एक का 80 है और एक का 120 है, ठीक है। अब ध्यान देना, यहां दोनों का मोशन विपरीत दिशा में हो रहा है। ये नीचे जा रहा है, 120 न्यूटन ज्यादा भारी है ना, तो ऑब्वियसली ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जा रहा है ना भाई। जाहिर सी बात है, 120 न्यूटन वाला भारी है तो वो नीचे जाएगा और ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा। अब दोनों में डीएलएम्बर्ट लगा दो यार, दोनों में डीएलएम्बर्ट लगा दो अलग अलग। समेशन ऑफ एफ इक्वल टू एम ए। अब मास कितना हो जाएगा बेटा, जी को 10 ले लिया है तो मास इसका 8 हो जाएगा और इसका 12 किलो हो जाएगा। तो इसका समेशन ऑफ एफ कितना हो जाएगा बेटा, इसका समेशन ऑफ एफ कितना हो जाएगा? ऊपर की डायरेक्शन में टोटल फोर्स है टी माइनस 80 इक्वल टू, चलो मैं यहां कर लेता हूं भाई, समेशन ऑफ एफ इक्वल टू एम ए। तो पहले वाले के लिए ये हो जाएगा टी माइनस 80 इक्वल्स टू 8a। एक्सेलरेशन दोनों का सेम होगा बेटा, अगर ये a एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है तो ये a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, ठीक है। और दूसरे वाले के लिए ये नीचे लग रहा है ना, तो 120 माइनस टी इक्वल्स टू 12a, है कि नहीं। अब देखो आपके पास दो अननोन है और दो इक्वेशन है, टी ए दोनों को सॉल्व करो, टी भी मिल जाएगा ए भी मिल जाएगा। तो मेरे भाई अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, तो मेरे को कितना मिलेगा? टी टी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 इक्वल्स टू 20a। तो a विल बी इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जैसे ही a की वैल्यू आई, तुरंत 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 a की वैल्यू उठा के किसी भी एक इक्वेशन में रख दो। तो ये हो जाएगा t माइनस 80 इक्वल्स टू 8 इंटू 5, तो t विल बी 120 न्यूटन। यस, तो मेरे भाई टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 120 न्यूटन एंड एक्सेलरेशन इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक सेकेंड, क्या हमने सही सॉल्व किया है? a इक्वल्स टू 2 है यार, सॉरी सो सॉरी सो सॉरी से सॉरी सो सॉरी। वही मैं सोचूं यार, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये हो जाएगा 96 न्यूटन, है ना। तो a की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रही है और मैक्सिमम टेंशन 96 है। तो मेरे भाई इसका मतलब ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। सो द करेक्ट आंसर्स आर ए, सी एंड डी। बी इज रॉन्ग, सिर्फ बी गलत है, बाकी ए, सी एंड डी सही है। चलिए तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। टू ब्लॉक्स ऑफ मास 10 kg एंड 20 kg आर कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग। अगेन उसी तरीके का क्वेश्चन है, बट आप देख रहे होंगे कि यहां थोड़ा सा चेंज है, दो अलग अलग पुली हैं। बाय फ्रिक्शनलेस एंड वेटलेस पुली, इस बार भी फ्रिक्शनलेस पुली दी है। अज्यूम G इक्वल्स टू 10, टेंशन इन द स्ट्रिंग इज। अब मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि ऐसा कोई सवाल हो सकता है क्या जहां पे एक्सेलरेशन अलग अलग हो? जी हां, यही है वो सवाल जहां एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। अब एक्सेलरेशन अलग अलग कैसे है ये मैं आपको बता देता हूं, और कैलकुलेट कैसे करना है ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो यहां ध्यान दीजिएगा, मैं आपको सीधे ट्रिक बताता हूं, जो ट्रिक हम यूज कर सकते हैं देखने के लिए कि टेंशन अलग अलग होगा
सॉरी एक्सेलरेशन अलग अलग होगा या सेम होगा, ध्यान देना। ये जो वेट है, मान लेते हैं इसके ऊपर टेंशन लग रहा है T, तो ये भी T होगा, और अगर ये T है तो ये भी T होगा। तो ये जो वेट है इसके ऊपर टोटल टेंशन आ गया 2T। ध्यान दो, इस वेट पे टेंशन लग रहा है T और इस वेट पे टेंशन लग रहा है 2T। और अगर टेंशन अलग अलग लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी अलग अलग आएगा। कैसे? क्योंकि बेटा इसमें डिस्प्लेसमेंट जितना भी होगा ना, इसमें उसका अलग होगा। ये T टेंशन से ऊपर जा रहा है और इसको मैं 2T टेंशन से खींच रहा हूं। ध्यान देना, ऐसे केस में आपको ट्रिक कौन सी लगानी होती है, टेंशन इंटू एक्सेलरेशन दोनों के लिए कांस्टेंट होना चाहिए, दोनों के लिए कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब ध्यान दो, ये 20 kg वाला ब्लॉक नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा ना, भार इसका ज्यादा है। अब इसका अगर एक्सेलरेशन a है तो इसका एक्सेलरेशन 2a होना चाहिए। क्यों? क्यों बेटा? देखो, इसका टेंशन 2T है तो इसका टेंशन इंटू एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 2TA। अब इसका टेंशन T है और टेंशन इंटू एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, तो फिर ये भी हो जाएगा 2TA, इसका एक्सेलरेशन हो गया 2a। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट आप लगाना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो आपको तुरंत पता चल जाएगा एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन आएगा। तो इसका a है तो इसका 2a है, अगर इसका टेंशन दुगना है तो एक्सेलरेशन आधा होगा। चलिए, अब यहां भी वही चीज करनी है बेटा, दोनों का अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बना दो और सॉल्व कर दो। तो बेटा 10 किलो और 20 किलो दोनों का अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। ये 10 किलो और ये 20 किलो, तो फोर्सेस वही लगेंगे यार, टेंशन ही लगेगा दोनों में और दोनों में वेट ही आएगा। बस फर्क ये है कि इस बार टेंशन दोनों साइड अलग अलग लग रहा है, एक जगह T लग रहा है, एक जगह 2T लग रहा है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर अभी तो आपने बोला था फ्रिक्शन, अरे मेरे भाई स्ट्रिंग में टेंशन कांस्टेंट है, बट इस बार तो स्ट्रिंग ही चेंज हो गई है ना, इससे ये वाली स्ट्रिंग थोड़ी जुड़ी हुई है, इससे अलग स्ट्रिंग जुड़ी हुई है ना। चलो, तो मेरे भाई ये हो गया टेंशन T, ये हो गया 2T, 10 किलो और G की वैल्यू 10, तो ये 100 न्यूटन, ये 200 न्यूटन। ठीक है, ये नीचे जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है, जो भारी होगा वो नीचे आएगा, जो हल्का होगा वो ऊपर जाएगा। इसका एक्सेलरेशन a है और इसका 2a है ना। चलिए, अब वही काम करना है मेरे भाई, डी एलेम्बर्ट लगा देना है, डी एलेम्बर्ट। ठीक है, तो इसमें डी एलेम्बर्ट लगाएंगे तो कितना आएगा, T, ये ऊपर जा रहा है ना, T -100 इक्वल्स टू ma, इसका मास है 10 और एक्सेलरेशन है 2a। ठीक है, और इसके लिए हो जाएगा 200 - 2t इक्वल्स टू 20a। ठीक है, तो अब यहां ध्यान देना ये भी 20a हो गया और ये भी 20a हो गया, तो मैं क्या करता हूं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। तो जब मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा 20a कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा T -100 -200 -2t इक्वल टू 0। तो ये T प्लस 2t 3t इक्वल्स टू 300, तो T आ गया 100 न्यूटन, T की वैल्यू आ गई 100 न्यूटन, है ना। एक सेकेंड, ऐसे कैसे हो रहा है, एक्सेलरेशन तो 0 हो जाएगा। ओ हो, ओके, तो ये इसका मतलब ये है कि ये काइनेटिक्स का क्वेश्चन है ही नहीं, ये तो स्टैटिक्स का क्वेश्चन है, क्योंकि ये तो बैलेंस हो गया,
है ना, ये तो बैलेंस हो गया, ये स्टैटिक्स का क्वेश्चन है, आई एम सो सॉरी, ये स्टैटिक्स का क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि ये बैलेंस हो जाएगा। देखो यहां अगर मैं t को 100 रखूंगा ना तो एक्सेलरेशन 0 आ जाएगा, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, मतलब ये बैलेंस हो गया है, तो ये स्टैटिक्स का क्वेश्चन है। क्लियर है ये चीज? चलिए कोई बात नहीं, एक नई चीज सीखने को मिली यहाँ पे। हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन में टेंशन निकालने बोला था, अपना टेंशन आ चुका है 100 न्यूटन, ठीक है, बट एक नई चीज सीखने को मिली कि हम डीएलेम्बर्ट मेथड लगा के ये चेक भी कर सकते हैं कि ये बॉडीज जो है ये बैलेंस्ड है कि नहीं। ऐसे देखने पे नहीं पता चल रहा, लेकिन अपन को ऐसे निकाल के पता चल जाएगा कि ये बैलेंस है या नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ओके, अब ये क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है। द टू सिस्टम्स शोन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, दोनों सिस्टम जो है ना उनको हमने रेस्ट से छोड़ा है। ऑन द लेफ्ट 250 न्यूटन वेट्स आर कनेक्टेड बाय एन इनएक्सटेंसिबल कॉर्ड, and on the right a constant 50 newton force pulls the cord. Neglecting all frictional forces, which of the following statements is true? देखो ध्यान से समझो सिस्टम को, दोनों सिस्टम को रेस्ट से हमने छोड़ा है। यहां इस 50 न्यूटन के ब्लॉक को एक दूसरा 50 न्यूटन का ब्लॉक खींच रहा है, और यहां इस 50 न्यूटन के ब्लॉक को एक 50 न्यूटन का फोर्स खींच रहा है। ये भी 50 न्यूटन के फोर्स से ही इसको खींचेगा, इसका वेट ही इसको खींचेगा ना, और यहां पे ब्लॉक की जगह हम लोगों ने एक फोर्स रख दी है। नेग्लेक्टिंग ऑल फ्रिक्शनल फोर्सेस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ए बोल रहा है ब्लॉक ए एंड ब्लॉक सी दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, क्योंकि इसको भी 50 ही न्यूटन नीचे खींच रहा है, इसको भी 50 न्यूटन ही नीचे खींच रहा है, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। बी बोल रहा है कि सी का एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, सी बोल रहा है कि ए का एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, और डी बोल रहा है कि ब्लॉक ए मूव ही नहीं करेगा। अब जाहिर सी बात है बेटा, यहां फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, तो अगर मैं 50 न्यूटन का वेट लटकाऊंगा तो टेंशन की वजह से ये मूव तो करेगा। यहां फ्रिक्शन फोर्स होता तो वो उसको रोकता, लेकिन अभी फ्रिक्शन है ही नहीं तो नहीं रुकेगा, तो ये तो गलत है, ये तो सही है ही नहीं। अब ए, बी और सी में से कौन सा सही है? तो यहां एक बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट समझना। कई बार हमको ऐसा लगता है कि यार देखो इसको भी 50 न्यूटन का वेट ही नीचे खींच रहा है और इसको 50 न्यूटन का फोर्स नीचे खींच रहा है, तो दोनों केस तो सेम है, बट दोनों में एक अंतर है। अंतर क्या है? यहां पे 50 न्यूटन का एक प्योर फोर्स है, यहां इनर्शिया नहीं है। यहां 50 न्यूटन का जो फोर्स है वो कहां से आ रहा है? इस बॉडी की वजह से आ रहा है, उसका इनर्शिया का इफेक्ट भी आएगा। इसको मैं मैथमेटिक्स से समझा देता हूं। अगर मैं दोनों केस में डीएलेम्बर्ट लगाऊं तो हमें क्या मिलेगा? देखो अगर मैं इस केस में इस पूरे को एक सिंगल सिस्टम मानूं तो इस डायरेक्शन में एक 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स इसमें 50 न्यूटन है। समेशन ऑफ एफ इक्वल टू एम ए, तो समेशन ऑफ एफ हो गया आपका 50, लेकिन अभी ये दोनों मिला के एक सिंगल सिस्टम है, तो मास हो जाएगा आपका 10 केजी, है ना, 5 केजी प्लस 5 केजी। तो यहां एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना आ जाएगा बेटा? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे भी अगर मैं समेशन ऑफ एफ इक्वल्स टू एम ए लगाऊं, यहां फोर्स है 50 न्यूटन और यहां सिंगल बॉडी है बस, तो ये 5 केजी ही आएगा, तो यहां एक्सेलरेशन ऑफ सी आएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि इसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहां इनर्शिया कम है, इसका एक्सेलरेशन कम है क्योंकि यहां इनर्शिया ज्यादा है। ये 50 न्यूटन का एक और ब्लॉक आ गया तो इनर्शिया बढ़ गया है, तो बेटा यहां आंसर होगा ब्लॉक सी विल हैव अ लार्जर एक्सेलरेशन देन ब्लॉक ए। तो ये एक कंसेप्चुअल सवाल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये एक धांसू क्वेश्चन है बेटा, धांसू क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। अ स्प्रिंग इज यूज्ड टू स्टॉप अ 60 kg पैकेज which is sliding on a horizontal surface. Stiffness of the spring is 20 kilonewton per meter
and it is held by cables so that it is initially compressed 120 mm। मतलब कि हम लोगों ने यहां जो स्प्रिंग लगाई है पहले से ही इसको कंप्रेस करके खींच बोल रहा हूं, दबा के कंप्रेस करके उसके बाद मैंने यहां पे ऐसा एक सिस्टम लगा दिया है कि स्प्रिंग अपनी जगह पे रहे। Knowing that the package has a velocity of 2.5 मीटर पर सेकेंड इन द पोजीशन शोन, इस पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी 2.5 मीटर पर सेकेंड है। अब यहां से इसको छोड़ते हैं, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग इज 40 mm। मतलब क्या बोल रहा है कि जैसे ही ये इससे टकराता है इसमें 40 mm का और डिफ्लेक्शन होता है। अभी जाहिर सी बात है यार, ये जाके इससे टकराएगा तो ये दबेगा ना। अब मैक्सिमम ये कितना दब रहा है, 40 mm। ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन पैकेज एंड सरफेस इज, यहां पे म्यू अपने को नहीं दी है। अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ठीक है। इस 60 kg के पैकेज को हमने 2.5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से छोड़ा, ठीक है। ये जाएगा 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 जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होने लगेगी। धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी फ्रिक्शन फोर्स की वजह से कम होने लगेगी। अब यहां तक आते आते इसमें कुछ वेलोसिटी मान लो बची हुई है, जीरो नहीं हुई है, तो ये उस वेलोसिटी के साथ इस स्प्रिंग को धड़ाम से टक्कर मारेगा। अब जैसे ही ये स्प्रिंग को टक्कर मारेगा, ये अपनी एनर्जी स्प्रिंग को देना चालू कर देगा। इसमें जो भी एनर्जी बची हुई है ना, काइनेटिक एनर्जी, ये अपनी एनर्जी स्प्रिंग को देना चालू कर देगा। मतलब इसकी वेलोसिटी फर्दर धीरे 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 रिड्यूस होती चली जाएगी और वो एनर्जी स्प्रिंग को धीरे धीरे मिलती चली जाएगी। जैसे जैसे स्प्रिंग कंप्रेस होगी एनर्जी वो गेन करने लगेगा, है कि नहीं। अब यहां आपको यह बताना है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा। अब ध्यान देना, कई लोग यहां पे क्या करना चालू करेंगे ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अरे मेरे भाई, यहां कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि यहां पर फ्रिक्शन फोर्स दिया है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही एक दूसरा रूप है वर्क एनर्जी। वर्क एनर्जी इज नथिंग बट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ही आया है। वहां फ्रिक्शन फोर्स के एनर्जी लॉस को हम वर्क डन की तरह ले लेते हैं, इसीलिए वर्क एनर्जी जो है वो हर केस में लग जाता है। लेकिन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो सिर्फ बिना फ्रिक्शन वाले क्वेश्चंस में ही लगता है। अब ध्यान देना, सबसे पहले तो आप क्या करो, नेट फोर्स निकाल लो। नेट फोर्स निकाल लो। तो मेरे भाई यहां पर ये जो 60 kg का ब्लॉक है, इसके ऊपर फोर्सेस क्या क्या लगेंगे? एक तो इसका वेट लगेगा 600 न्यूटन का, ठीक है। फिर नॉर्मल रिएक्शन आएगा और एक फ्रिक्शन फोर्स भी आएगा। अब ये फ्रिक्शन फोर्स म्यू एन होगा। म्यू की वैल्यू मुझे अभी पता नहीं है, ठीक है। अब देखो यहां पे एन की वैल्यू जो है वो तो 600 होगी। जाहिर सी बात है बेटा, वाई डायरेक्शन में ये मूव नहीं कर रहा है, तो एन की वैल्यू तो 600 होगी, ठीक है। अब नेट फोर्स जो है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन वो आ जाएगा 600 म्यू। नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन -600 म्यू, सॉरी -600 म्यू। माइनस साइन हमें बता रहा है कि ये मोशन को अपोज कर रहा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग वर्क एनर्जी लगा देंगे। वर्क एनर्जी क्या बोलता है? समेशन ऑफ एफएक्स इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक। लेकिन अभी स्प्रिंग को भी कंसिडर करना पड़ेगा, तो अब हमें स्प्रिंग की एनर्जी को भी लेना पड़ेगा। अब यहां पे हम ऐसा नहीं लिख सकते, हाफ kx², ऐसा नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि बेटा ये तभी लिख सकते हो जब इनिशियल डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग 0 हो। ये स्प्रिंग पहले से दबा हुआ था यार, ये स्प्रिंग पहले से दबा हुआ था। कितना दबा हुआ था? 120 mm पहले से दबा हुआ था। मतलब इसमें ऑलरेडी कुछ एनर्जी है।
ऑलरेडी इसमें कुछ एनर्जी है, तो यहां इस 60 केजी के ब्लॉक से टकराने के बाद एनर्जी में चेंज कितना हुआ आपको यह लिखना है। टोटल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग मत लिखो, एनर्जी में चेंज कितना हुआ। तो स्प्रिंग की एनर्जी में चेंज कितना होगा, मैं ऐसा लिख देता हूं। मान लेते हैं पहले से इसमें हाफ के x1 स्क्वायर एनर्जी थी और अब एनर्जी कितनी बच गई, हाफ के x2 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा यहां पे ध्यान दो, नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन कितना है, -600 म्यू, हाफ mv स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब m की वैल्यू है 60 kg, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो बेटा यहां पे हम मान के चल रहे हैं कि ये इससे टकराया और इसने अपनी पूरी एनर्जी जो है स्प्रिंग को दे दी, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी तो हो गई 0, है ना। और इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है, इनिशियली इसकी वेलोसिटी है 2.5 मीटर पर सेकेंड। अब हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, तो इसमें k की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, ट्वेंटी किलो न्यूटन पर मीटर। अब देखो इसको न्यूटन पर मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 10⁻3। x2 मतलब कि जो फाइनल डिफ्लेक्शन है, x1 मतलब कि जो इनिशियल डिफ्लेक्शन है। तो देखो बेटा इनिशियली इसको 120 mm हम लोगों ने कंप्रेस किया हुआ था और उसके बाद इसमें 40 mm का डिफ्लेक्शन आया, तो फाइनल डिफ्लेक्शन है 40 और इनिशियल डिफ्लेक्शन है 120। ठीक है, तो ऐसा लिखोगे 120 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर नहीं, पहले इसमें इतना डिफ्लेक्शन था बाद में इतना आया। अब ध्यान दो, यहां से इक्वेशन सॉल्व करके आपको म्यू की वैल्यू मिल जाएगी। देखो ये नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा, तो ये नेगेटिव 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 सब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कितना आएगा ये, ओहो कहीं तो कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ये बहुत ही भयंकर वैल्यू आ जा रही है। ओह सॉरी, एमएम को मैंने मीटर में कन्वर्ट नहीं किया, एमएम को मैंने मीटर में कन्वर्ट नहीं किया, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 0.04 स्क्वायर और ये हो जाएगा -0.12 स्क्वायर। सो सॉरी, आपको यहाँ एमएम को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, ये पूरा इक्वेशन एसआई यूनिट में है। ठीक है, तो म्यू की वैल्यू आ रही है 0.099, यानी कि लगभग 0.1, लगभग 0.1 है ना, लगभग 0.1। सो दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस, लगभग 0.1। आई होप सबका इतना ही आ रहा है। एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे फिर से, 30 इंटू 2.5 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू 10⁻³ इंटू 0.12 का स्क्वायर माइनस 0.04 का स्क्वायर, है ना। डिवाइडेड बाय 600, तो ये आ रहा है चेंज कैसे हो गया, .5258 आ रहा है, 0.5258। एक बार मैं वापस से चेक कर लेता हूं, 30 इंटू 2.5 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू 10⁻³
0.12 का स्क्वायर माइनस 0.04 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 600. Yes, 0.5258. So this is the coefficient of kinetic friction between the block and the surface. So I hope आपको इस क्वेश्चन में भी कुछ नया देखने को मिला. चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. ओ हो, यहां हम लोगों ने समेशन ऑफ एफ रखा है, एक्स तो रखा ही नहीं है. तो समेशन ऑफ एफ कितना है? -600 म्यू. सो सॉरी मैंने एक्स की वैल्यू नहीं रखी है ना. और एक्स की वैल्यू कितनी होगी बेटा? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 600 mm तो ये जा ही रहा है, उसके बाद 40 mm और कंप्रेशन हो रहा है ना स्प्रिंग में, तो 640 mm यानी कि 0.64. आई एम सो सॉरी 0.825 आ रहा है ना. तो मैंने ये डिस्प्लेसमेंट तो लिया ही नहीं था. 0.825 आ रहा है ना. तो बेटा टोटल नेट डिस्प्लेसमेंट देखो कितना होगा? 600 mm तो ये जा रहा है, टकराने के बाद 40 mm और आगे जाएगा, तो नेट डिस्प्लेसमेंट इसका 640 होगा. 640 mm यानी कि 0.64 मीटर. ओके, तो 0.825 आएगा. 5258 ना, 0.821 0.821. चलिए, so this is final answer. I'm so sorry. So net force into displacement, ये ऐसा होगा यार, into displacement है ना. तो displacement is 640 mm. चलो अब ये another very interesting question है. 120 kg concrete block A is released from rest in the position shown and pulls the 180 kg log up the inclined plane. तो यहां पे देखो 120 किलो का ना एक कंक्रीट का ब्लॉक है, इसको हम लोगों ने रेस्ट से छोड़ा, तो ये नीचे जा रहा है और इस लॉग को, इस लकड़ी के टुकड़े को ऊपर खींच रहा है पुली से. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द लॉग एंड द रैंप इज 0.5. वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक एज इट हिट्स द ग्राउंड एट बी. मतलब जब ये कंक्रीट का ब्लॉक इसको हिट करेगा तब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, हमको ये बताना है. ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको यहां पे इन दोनों को अलग अलग कंसिडर करना पड़ेगा. ध्यान देना, अगर मैं इस टेंशन को T ले लूं, ये अगर टेंशन T है तो ये दोनों भी T होंगे, तो ये हो जाएगा 2T. अब देखो ये अगर A एक्सेलरेशन से नीचे गिरेगा तो ये A/2 एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, है ना बेटा. टेंशन इंटू एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, तो T इंटू ए एंड 2T इंटू A/2. ठीक है, तो अगर ये A एक्सेलरेशन से नीचे गिर रहा है तो ये A/2 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है. तो हमें इन दोनों को सॉल्व करके पहले एक्सेलरेशन निकाल लेना है. हमें जैसे ही एक्सेलरेशन मिलेगा हम निकाल लेंगे कि इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी. ठीक है, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम सॉल्व करते हैं. अब देखो यहां पे कितना क्या क्या फोर्स लगेगा इस 180 kg ब्लॉक के ऊपर. तो 180 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो यहां 2T लग रहा है, इसके वेट को हम लोग वापस से रिजॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1800 कॉस थीटा. ठीक है, और ये हो जाएगा 1800 साइन थीटा. ये आएगा नॉर्मल फोर्स, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स आएगा नीचे की तरफ 0.5 N. ठीक है, अब इसका जो N होगा वो 1800 cos 30 हो जाएगा. ठीक है, तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा इसका, ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना,
तो ये हो जाएगा 2t माइनस 1800 साइन 30 माइनस 0.5 इंटू 1800 कॉस 30, है ना। एटीन हंड्रेड साइन 30 मतलब 900 माइनस 0.5 इंटू 1800 कॉस 30, तो ये 120.577 आ रहा है। तो ये हो गया 2t माइनस 120.577। तो ये आ गया लॉग का नेट फोर्स। तो लॉग के लिए समीशन ऑफ एफ इक्वल टू एम ए अगर मैं रखूंगा लॉग के लिए, तो ये हो जाएगा 2t माइनस 120.577 इक्वल टू लॉग का मास है 180 और इसका एक्सेलरेशन है a/2। ठीक है, तो यहां से अब फिर इसके लिए, तो इसमें टेंशन है T 1200 और ये नीचे जा रहा है ना, ये नीचे जा रहा है। तो इसका हो जाएगा 1200 माइनस T इक्वल्स टू 120A। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। कैसे? इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें से माइनस कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2t माइनस 120.577 माइनस 2400 माइनस, सॉरी प्लस कर देते हैं दोनों को, प्लस 2400 माइनस 2t इक्वल्स टू ये हो जाएगा 90A प्लस 240A। ठीक है, तो ये 2t और ये 2t गया, ये हो जाएगा 330A। तो A की वैल्यू आ जाएगी 2400 माइनस 120.577 डिवाइडेड बाय 330, 6.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है इतनी, कितना आ रहा है? Yes, 6.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस कॉन्क्रीट ब्लॉक। अब अपने को क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जब ये ग्राउंड को हिट करेगा, जब ये कंक्रीट का ब्लॉक ग्राउंड को हिट करेगा तब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो बेटा जब ये ग्राउंड को हिट करेगा तब तक ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा इसमें 0.5 मीटर, है ना। अब इसका एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। इनिशियली तो इसकी वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन है 6.9 और डिस्प्लेसमेंट है 0.5, तो यहां से वेलोसिटी आ जाएगी। तो 2 इंटू 6.9 इंटू 0.5 रूट ओवर द आंसर, तो ये आ रहा है 2.626 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द कॉन्क्रीट ब्लॉक बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, है ना। तो हमने क्या किया, इस लॉग का और इसका अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बना के पहले एक्सेलरेशन निकाल लिया। एक बार आपको एक्सेलरेशन मिल गया उसके बाद आप डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हो, क्योंकि एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट आ गया है ना। चलिए ओके, अब ये एक बहुत बेहतरीन सवाल है दोस्त, इसमें एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट लगता है।
इफ मोटर एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ F इक्वल्स टू 10t स्क्वायर प्लस 100 न्यूटन ऑन द केबल, ये मोटर जो है वो इस केबल को इतना फोर्स लगा के खींच रहा है. डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ द 25 kg crate when t is 4 seconds. The coefficient of static and kinetic friction are 0.3 and 0.25. Crate is initially at rest. अब ये एक बहुत बेहतरीन सवाल है, इसमें एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट लगेगा. अब वो कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से समझना. आपको यहां पे ना इस क्रेट का स्टैटिक एंड काइनेटिक दोनों कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिए है. पता है क्यों दिया है? ये जो मोटर है, ये इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा है वो टाइम पे डिपेंडेंट है. आपको बोल रहा है कि जब टाइम 4 सेकेंड होगा तब इस क्रेट की वेलोसिटी कितनी होगी. तो पहले तो हमें यह देखना पड़ेगा कि जब 4 सेकेंड होगा तो जो फोर्स मोटर इसके ऊपर लगाएगा उसकी वजह से ये मूव भी करेगा या नहीं करेगा. पता चला कि इसका जो फ्रिक्शन है उसकी वजह से ये मूव ही नहीं कर रहा, तब तो आंसर आपका 0 हो जाएगा. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये क्रेट मूव करेगा या नहीं करेगा. तो उसके लिए पहले तो आप क्रेट का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो. ठीक है. अब क्रेट का वेट कितना है? 25 किलो, मतलब 250 न्यूटन. अब इस फ्रिक्शन फोर्स को मैं ना F लिख देता हूं. नहीं, फ्रिक्शन फोर्स को मैं स्मॉल f लिख देता हूं. ठीक है. चलो अब ध्यान दो, यहां आपको सबसे पहले यह चेक करना है कि मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा. n की वैल्यू तो 250 होगी, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स जो है वो म्यू s इंटू एन होता है ना, और म्यू s कितना दिया है? 0.3. तो 0.3 इंटू 250 यानी कि कितना? 75 न्यूटन. तो जब तक फोर्स की वैल्यू, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, जब तक वो 75 न्यूटन नहीं होता, इसके ऊपर एक ऐसा F फोर्स लग रहा है ना, इसके ऊपर एक ऐसा F फोर्स लग रहा है, उसकी वैल्यू कितनी है? 10t स्क्वायर प्लस 100. तो जब तक ये फोर्स F मैक्सिमम से ज्यादा नहीं होगा, ये मूव ही नहीं करेगा. तो पहले तो ये देखो 4 सेकंड पे ये जो F होगा ये 75 से ज्यादा होगा कि नहीं. तो एट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड F विल बी 10 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 100. तो यस, 4 16 160 260. यस, ये तो मूव करेगा मेरे भाई, ये शुरू से ही मूव करेगा, क्योंकि t की वैल्यू 1 सेकेंड भी होगी ना तो ये मूव करना चालू कर देगा. t की वैल्यू 1 सेकेंड भी होगी, t की वैल्यू 0 भी होगी तब भी मूव करेगा, है ना, क्योंकि यहां F मैक्सिमम 75 ही है ना. चलो अब ध्यान देना, अब चूंकि हमें पता चल चुका है कि ये मूव कर रहा है, तो मुझे पता है कि फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? म्यू के इंटू एन. पहले तो मुझे पता नहीं था, अब मुझे पता है कि ये मूव कर रहा है, तो ये म्यू के इंटू एन हो गया. अब म्यू के की वैल्यू कितनी है? 0.25. तो ये हो जाएगा 0.25 इंटू 75, सॉरी 75 बोल रहा हूं, 250. कितना आएगा? 0.25 इंटू 250 यानी कि 62.5. 62.5. तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है 62.5 न्यूटन. अब ध्यान देना, आपको क्या करना है? आपको निकालना है कि वेलोसिटी इसकी कितनी होगी t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे. तो यहां मैं इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन लगा देता हूं. अब इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन क्या बोलता है? समेशन ऑफ f इंटू टी इक्वल्स टू एम वी माइनस यू. लेकिन यहां पर जो फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं है, फंक्शन ऑफ टाइम है. तो ऐसे केस में हम इंपल्स को इस इक्वेशन से निकालते हैं, समेशन ऑफ एफ डी टी इक्वल्स टू एम इंटू वी माइनस यू.
अगर फोर्स टाइम का फंक्शन है तो इंटीग्रेट करके इंपल्स हम ऐसे निकालते हैं। तो यहां नेट फोर्स कितना हो जाएगा बेटा, 260 न्यूटन माइनस 62.5 है ना। अच्छा सॉरी, 260 न्यूटन हम रख नहीं सकते, हमें ये फोर्स ऐसा रखना पड़ेगा। देखो ये 4 सेकंड पे इतना होगा, लेकिन 0 से लेके 4 सेकंड तक तो पूरे टाइम ये 260 न्यूटन नहीं लग रहा है, ये टाइम का फंक्शन है। तो हमको यहां ऐसा रखना पड़ेगा 10t स्क्वायर प्लस 100, ठीक है, माइनस ये 62.5 फ्रिक्शन फोर्स। तो सवाल बात समझ रहे हो आप, यहां 260 न्यूटन मत रख देना, 260 न्यूटन t इक्वल्स टू 4 सेकंड पे फोर्स है, बट 0 से 4 सेकंड तक टाइम की वैल्यू कांस्टेंट नहीं थी, चेंज हो रही थी। ये तो हमने सिर्फ ये इसलिए निकाला, देखना चाहते थे कि ये इससे ज्यादा होगा या नहीं, बस देख लिया। अब अपन को इसी फोर्स की इक्वेशन को यहां पुट करना है और इसको इंटीग्रेट कर देना है 0 से लेके 4 सेकंड तक, इक्वल टू एम वी माइनस यू। अब एम की वैल्यू कितनी है, 25 किलो का क्रेट है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो ये कितना आएगा, ये आ रहा है 363.33 इक्वल्स टू 25v। तो यहां से v हो जाएगा 14.53 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकेंड्स, आफ्टर 4 सेकेंड्स, ठीक है। तो 4 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी इतनी हो जाएगी 14.53 मीटर पर सेकेंड। तो अगर फोर्स जो है वो टाइम का फंक्शन है, तो इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन में आपको क्या करना, क्या है, इंटीग्रेशन एफ डी टी, इंटीग्रेशन एफ डी टी। क्योंकि फोर्स पूरे टाइम कांस्टेंट नहीं है, तो आप सीधे फोर्स इंटू टाइम नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए, नाउ दिस इज अनदर वेरी गुड क्वेश्चन। Buoyancy force on 500 kg balloon is F equals to 6 kilonewton. Buoyancy force का मतलब क्या है बेटा, ये जो पैराशूट है ना, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये पैराशूट जो है ये ऊपर उड़ रहा है। बायंसी फोर्स आपको दिया हुआ है 6 किलो न्यूटन का, एंड एयर रेजिस्टेंस 100v। एयर रेजिस्टेंस मतलब एयर जो है फ्रिक्शन की वजह से इसके मोशन को रेजिस्ट कर रहा है, और वो वेलोसिटी का एक फंक्शन है, ठीक है। डिटरमाइन द टर्मिनल और मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द बलून इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। तो इमेजिन कीजिए एक पैराशूट जैसा, पैराशूट बोल रहा हूं यार, हॉट एयर बलून है। ये हॉट एयर बलून जो है ये ऊपर उड़ रहा है, ठीक है। इस पे बायंसी फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ 6 किलो न्यूटन का, और एयर रेजिस्टेंस नीचे की तरफ ही लग रहा होगा ऑफ कोर्स, इसके मोशन के ऑपोजिट। आपको बताना है टर्मिनल या मैक्सिमम वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब होता है मैक्सिमम वेलोसिटी। वेलोसिटी धीरे 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 इंक्रीज होती जा रही है, एक पॉइंट पे पहुंच के मैक्सिमम हो जाती है, फिर डिक्रीज होने लगती है। तो ये जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है इसको टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, अब हमको टर्मिनल वेलोसिटी कैसे निकालनी है। वेलोसिटी मैक्सिमम कब होता है, जब dv बाई डी टी 0 होता है, यानी कि जब एक्सेलरेशन 0 होता है। dv बाई डी टी 0 मतलब एक्सेलरेशन 0। तो आपको एक्सेलरेशन को 0 पुट कर देना है और आपको मिल जाएगा टर्मिनल वेलोसिटी। तो यहां हम लोग डीएलएम्बर्ट मेथड लगाएंगे, डीएलएम्बर्ट मेथड लगाएंगे, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू एम ए फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी, for maximum velocity a must be 0, so summation of fy must be 0, ठीक है। तो समेशन ऑफ एफ वाई निकाल लेते हैं ना, तो इस पे 6 किलो न्यूटन का बायंसी फोर्स तो लग ही रहा है, इसका जो वेट है वो भी डाउनवर्ड लग रहा होगा ना, 500 किलो का है ये, जी की वैल्यू 10 लेते हैं,
सो 500 न्यूटन का इसका वेट है। बायंसी फोर्स को भी न्यूटन में लिख लेता हूं मैं, 6000 न्यूटन। और एयर रेजिस्टेंस जो हो रहा है दैट इज हाउ मच, 100 टाइम्स वी। ठीक है, तो नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन कितना है, इसका मोशन ऊपर की तरफ हो रहा है ना, मोशन ऊपर की तरफ हो रहा है, तो नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज हाउ मच, 6000 माइनस 5000 माइनस 100 वी इक्वल टू 0। तो यहां से जो v आएगा दैट विल बी v मैक्सिमम। तो ये कितना है, 1000 डिवाइडेड बाय 100, 10 होगा ना। So this will be the maximum velocity. That's it. So interesting question है ना। चलिए, तो आज की क्लास बेटा यहीं पे खत्म करते हैं। सो दिस वाज काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल्स। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, लास्ट क्लास होगी टुमारो, टुमारो विल बी द लास्ट क्लास। सो टुमारो की क्लास में, यानी कि कल की क्लास में, सॉरी ये क्या हो गया, कल की क्लास में वी आर गोइंग टू डू काइनेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज। ठीक है, काइनेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज। अब काइनेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज मतलब कि रोटेशन एंड जनरल मोशन अगर बॉडी कर रही है तो हम उसको पार्टिकल की तरह कंसिडर नहीं कर सकते, हमको उसको रिजिड बॉडी की तरह लेना पड़ेगा। तो उस केस में हाउ डू वी फाइंड ऑल दीज मोशन वेरिएबल्स एंड फोर्सेस। ठीक है, चलिए। सो बेटा आपसे मैं मिलूंगा कल शाम को 4 बजे। टुमारो विल बी द लास्ट क्लास, द एंड ऑफ द इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अभ्यास बैच। तो चलते हैं और मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।